नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज हम बात करेंगे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हार और हिंदू समर्थित सरकार की जीत की, जिससे एक बार फिर नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में विगत कुछ दिनों में तेजी से धीरे धीरे राजनीतिक घटनाक्रम पड़ोस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भारत के पक्ष में जाते भी नजर आ रहे हैं। बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड्याल को भारी मतों से जीत हासिल हुई है और नेपाल के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड्याल को इस चुनाव में समर्थन दिया था। वहीं केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के उम्मीदवार सुभाष नेवांग को हार का मुंह देखना पड़ा। यह चुनाव परिणाम केपी ओली के लिए जहां करारा झटका है, वहीं नेपाली कांग्रेस के मुखिया शेर बहादुर देउबा और पीएम प्रचंड के लिए बड़ी जीत की तरह है। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनने में और कितना समय लगेगा। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विपक्ष कोई अड़ंगा डालेगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम पर मात्र एक देश था, नेपाल। लेकिन सत्ता के लोभियों और सनातन विरोधियों ने बड़ी धूर्तता के साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र की श्रेणी से हटा दिया। परंतु हिंदू विरोधी मानसिकता, वामपंथी सोच और सनातन के पतन का स्वप्न देखने वालों को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अब सवाल आता है कि कैसे और कब तक नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा। तो बता दें कि नेपाल की सत्ता पर ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आसीन थे और काफी लंबे समय से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते अब एक बार फिर नेपाल की सत्ता पर हिंदू समर्थित पार्टी विराजमान हो गई है। बता दें कि चीन समर्थक नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को जबरदस्त झटका लगा है। राष्ट्रपति के चुनाव में ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के उम्मीदवारों की हार हुई है। वहीं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के उम्मीदवार अब नेपाल के नए राष्ट्रपति बनेंगे। रामचंद्र पौड्याल को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी सहित 8 पार्टियों का समर्थन मिला। वहीं सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार सुभाष नेवांग को अपनी पार्टी के अलावा निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिलने की उम्मीद थी। उधर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने का फैसला किया था। तो नेपाल की राजनीति के ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि जल्द ही एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और उनकी पार्टी को इसलिए सत्ता में वापसी करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक हैं जितेंद्र त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ इंडो नेपाल रिलेशन एक्सपर्ट हैं राजलक्ष्मी जोशी जी। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर इन चीफ हैं योयो टीवी जिब्रम भंडारी, जो कि नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिब्रम भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जिब्रम जी, नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौड्याल, चीन समर्थक ओली को झटका लगा है, इस परिणाम को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, रामचंद्र पौड्याल जो हैं ये नेपाली कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन इनका जो राष्ट्रपति होने के लिए नेपाल के माओइस्ट और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये टेंटेटिव
बहुत नेपाली का ये चाहना है। नेपाल उस समय धर्मनिरपेक्षता में चला गया। उसपे जो 12 बुँदे दिल्ली समझदारी कहते हैं, वो जिसमें कांग्रेस, माओइस्ट और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों का दिल्ली में एक समझदारी हुआ। उस समय कांग्रेस का सरकार था, उसका वर्चस्व था भारत में। तो उसी समय 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुआ तो नेपाल हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया नेपाल को। उसमें तत्कालीन इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ भूमिका रहा। तो अभी जो है नेपाली सोसाइटी जो है हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो उसके लिए बाधक पक्ष से, यानी कि सबसे बड़ा बाधक तो यहाँ के कम्युनिस्ट लोग हैं, उसमें भी माओइस्ट हैं। कांग्रेस और माओइस्ट का जो रिलेशन है वो आश्चर्यजनक ढंग का है। आश्चर्य यानी कि विचित्र। वो दिखाने में वो लोग एक नॉर्दर्न साइड, एक साउदर्न वैसा दिखाई देते हैं, लेकिन ये सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं जी। तो अभी वो नेपाली सोसाइटी में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बहुत उभर रहा है। नेपाली समाज में इसका बहुत छलफल, बहुत, यानी कि अगर जनमत संग्रह बोलते हैं हम लोग, तो जनमत संग्रह यदि हो गया तो कंफर्म मानिए तो हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। लेकिन इसके लिए नेपाल के जो शासक लोग हैं वो तैयार नहीं है, इसलिए कि नेपाली सोसाइटी हिंदू राष्ट्र में जाएगा। ये तो कंफर्म ही है जी। जबरम जी, मैं जनमत संग्रह पर भी आऊंगा, इसको मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन चूंकि नेपाल में 80 से 90% हिंदू हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, यहां पर रामचंद्र पौडेला के चुने जाने के बाद, क्या लगता है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ? अगर नेपाली कांग्रेस उसके लिए तैयार है तो हिंदू राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं सकता मेरे ख्याल में। लेकिन कांग्रेस जो है उसका ये, यानी कि गत जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ और लोकल इलेक्शन हुआ, उसमें ये माओइस्ट लोगों से इनका तालमेल हुआ था। यानी कि कांग्रेस माओइस्ट का सहयोग कर रहा था, माओइस्ट कांग्रेस को सहयोग कर रहा था, हेल्प एक दूसरे को हेल्प कर रहे। ठीक है। तो अभी जो है ये हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए सोसाइटी तो मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन ये जो शासक लोग हैं नेपाल का वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन प्रेशर पीपुल के तरफ से प्रेशर है, बढ़ रहा है, जारी है। ठीक है। जितेंद्र जी, चूंकि नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव हुए, रामचंद्र पौडेला को जीत मिली, सीपीएन सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसद और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों की वोट मिले। इस परिणाम को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेपाल में जो अभी चुनाव हुए उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला कि वो अपनी सरकार बना सके। इसीलिए पहले जो नेपाली कांग्रेस के साथ पुष्प कमल दहल की, प्रचंड की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट, वो जो है वो पहले बातचीत कर रही थी, लेकिन वो बातचीत अटक गई, टूट गई, और उसके बाद फिर प्रचंड ने ओली से फिर हाथ मिला लिया और सरकार बना दी। लेकिन तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी इनकी भी और ओली के साथ सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार चलानी थी कांग्रेस को, नेपाली कांग्रेस को दरकिनार रखते हुए। अब स्थिति यह है कि अब चूंकि राष्ट्रपति के नाम को लेकर के ओली ने समर्थन वापस ले लिया, तो दहल फिर प्रचंड फिर शेर बहादुर देउवा की कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस की ओर झुक गए। तो उनकी मदद से नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट को, रामचंद्र पौडेल को बना तो लिया है, लेकिन ये जब तक ये अगर सरकार कोएलिशन की, गठबंधन की सरकार रहती है नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी उम्मीद है कि नेपाल को सेकुलर बना, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जा सकता है। एक चीज जो है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लिया नहीं भी रहती है इनकी सरकार, ये हम नहीं कह सकते कि कम्युनिस्ट
का सफाया हो गया, क्योंकि प्रचंड भी कम्युनिस्ट ही है। हाँ, बिल्कुल। और अगर ये नहीं रहती है सरकार, तो भी क्या पब्लिक उतने इसलिए इस बात के लिए तैयार है? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा कि ये झालानाथ कमाल की भी का भी स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल अब एक सेकुलर राष्ट्र बन चुका है, अब वहां से वापसी का रास्ता नहीं है। तो नेताओं की जहां तक बात है, तो मेरे ख्याल से नेताओं के बस में तो ये नहीं है कि वो जो कि जितेंद्र किसी तरह से चाहे जी। नेपाल में जो कि पिछले कुछ दिनों में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम, पड़ोस देश में जो हम देख रहे हैं उलटफेर हो रहा है, या जो फिर परिस्थितियां बन रही हैं बीते कुछ महीनों से, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, पिछले 16 साल में नेपाल में कई प्रधानमंत्री बदले हैं, और अब तो वहाँ हालत यह है कि एक प्रधानमंत्री 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले। तो अब 3 ही पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों में चुनाव करना है, और कुछ गिने चुने चेहरे हैं। अब जब तक कि कोई नया खून नहीं आता, नए लोग नहीं आते, नई पार्टियां नहीं आती, अभी जो मधेसी की पार्टीज हैं वो भी अभी इतना बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना या गिरा सके। किंग मेकर होने की स्थिति अभी उनकी भी नहीं आई है, ये नहीं आई कि अकेले में वो कुछ कर सके। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले निकट भविष्य में कभी भी ऐसा हो पाएगा कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र हो जाए। आगे सुदूर भविष्य में भले हो सकता है, अगर 15-20 साल में स्थितियां और बदली तो। ठीक है। राजलक्ष्मी जी, ये चुनाव चूंकि परिणाम के पे ओली के लिए एकदम हम देखें तो करारा झटका है। नेपाली कांग्रेस के मुखिया है जो शेर बहादुर देउबा और पीएम प्रचंड के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के उम्मीदवार सुभाष नेगवान को हार का मुंह भी देखना पड़ा। लेकिन इस बीच यहां पर जो सुभाष नेगवान है, उनको जो उनकी हार हुई है, इसके पीछे रहने के क्या कारण आप देख रही हैं? इसमें ऐसा है कि नेपाल में अभी फिलहाल बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई कुछ भी बोल ही नहीं सकता कि कल को क्या होगा, और कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता कितने दिनों तक अपनी गद्दी पर बैठ सकता है, ये कोई भी आज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो राजनीतिक ये जो समझौते हो रहे हैं ना, उसके पीछे मतलब कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। हर साल कोई नया चेहरा आपको दिखेगा, मतलब नया चेहरा, मतलब वही चेहरे अगली, मतलब उनमें ही जैसे वो म्यूजिकल चेयर्स बोलते हैं ना, ऐसा हो रहा है कुछ। जैसे अभी मतलब मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, उसी तरीके से हर 2 साल में या हर 1 साल कोई ना कोई मतलब नया चेहरा आ रहा है गद्दी पे। लेकिन ये रामचंद्र पौडेल जी जो हैं, वो अभी काफी साल से, मतलब उनके 16 साल की उम्र से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो वो कोइराला जी के वक्त से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो वो मतलब बहुत ही पुराना चेहरा है उनका। और एक्चुअली उन्हीं, मतलब इन्हीं कारणों से तो वो गठबंधन टूटा है, ओली जी का और प्रचंडा जी का। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक समझौता है जिसकी वजह से ये हो पाया है ऐसा जी। क्योंकि तो, राजलक्ष्मी जी, नेपाल में हमने देखा कि करीब 2 महीने पहले ही जो संपन्न हुए संघीय प्रतिनिधि सभा के चुनाव, उसमें विचारधारा को ताक पर रखा गया और अंतर विरोधों से भरे गठबंधन बने थे। आप इसको देखें तो उस पर कितना असर पड़ा है? नहीं, उस वक्त भी वही था ना कि मतलब गद्दी पे कौन आएगा, हर किसी को था कि घोड़ी पे मैं चढ़ूं। तो यही सवाल उस वक्त भी था। और लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मतलब प्रचंडा जी तो बने प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद जो मुख्य कुछ पद थे उन पे किस के, मतलब वो उनको किसको कितना उस पे डोमिनेशन मिलेगा, इस पर सवाल उठा था। तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस मुद्दे पे सब अटक गए। और उस वक्त भी यही था, अगर शेर बहादुर देउबा जी ने प्रचंडा जी को उस वक्त प्रधानमंत्री बना दिया होता तो उसी वक्त वो सरकार, मतलब उनका गठबंधन चल गया होता। लेकिन उस वक्त वो संभव नहीं हो पाया, और इसी वजह से
ओली जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। हाँ। और अभी उसी वजह से उन्होंने फिर से देवबा जी के साथ हाथ मिलाया। तो ये राजनीतिक समझौते हैं। और ये ऐसा है ना कि अभी देखिए जैसे मतलब वही चेहरे 4-4 बार 5-5 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। रामचंद्र पौडेल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अभी बन गए राष्ट्रपति जी। हाँ। तो मतलब उन्हीं में एक्चुअली वो सब ये सब चल रहा है। तो जब नया चेहरा आएगा और नए कुछ विचार आएंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना, ये प्रजा की एक मांग है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके लिए कोई एक अभी एक अश्योरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक गैम्बल है। क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज के भी मतलब सबके उनमें मिली भगत है ना, इसीलिए वो कोई भी अभी आज हिंदू राष्ट्र की मांग को वो कोई भी समर्थन बहुत स्ट्रांगली नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्रजा की मांग है। आप इसमें यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि तब उनको लगता है कि हिंदू अगर राष्ट्र बनता है तो वो सेक्युलरिज्म रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत ही धोखा है। ये जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं उनसे उनको बहुत ही धोखा हो रहा है सबको। मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पे पूरा कन्वर्जन जो हो रहा है, आप यकीन मानेंगे कि जो शुरू में जो एक 400 या 500 की संख्या थी क्रिश्चियंस की, वो 1% से जाकर अभी 1 साल पहले जो उनकी एक सेंसस हुई थी तभी 10%, मतलब 10 सालों में 10% अगर किसी की एक संख्या अगर बढ़ सकती है तो आप सोचिए, यानी कि डेमोग्राफी में बहुत तेजी के साथ बदलाव हुआ है। हाँ, बहुत ही तेजी से, मतलब एकदम चिंताजनक जो एक स्केल से ये बढ़ गया है। और वो साउथ कोरियन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते इतनी फंडिंग उन्होंने की हुई है। यानी कि मुसलमान और ईसाइयों के साथ यहाँ पर संख्या दोनों की बढ़ती जा रही है। जिब्रम जी, क्योंकि जितेंद्र जी ने भी कहा कि अभी बहुत टाइम लग सकता है, जैसी परिस्थिति अभी बनी है, हो सकता है 10 से 15 साल, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जिब्रम जी। धन्यवाद संभव जी। मैं सुन रहा था राजे लक्ष्मी जोशी जी और जितेंद्र त्रिपाठी जी का, बहुत उन लोगों ने अच्छा से वो एनालाइज किया। तो मेरे ख्याल में नेपाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि पुराना जैसे नेपाली कांग्रेस, यूएमएल, माओइस्ट और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी उनके नेता लोग, ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का कमिटमेंट है। लेकिन जो पीपुल के जो लेवल है, पीपुल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ये कटु सत्य है। और नेपाल का 5th लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उनका तो मेन एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक राज संस्था हम कहते हैं। तो ये एजेंडा है। लेकिन इसके लिए सबसे बाधक जो है वो यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्वगण हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, ये लोग ये इसी समय अगर पीपुल के तरफ से बिट्रे हुआ या कुछ दूसरा ढंग से राजनीति डेवलप हुआ तो हिंदू राष्ट्र में जा सकता है। यानी कि प्रेशर हुआ यहाँ के पॉलिटिकल लीडर का, तो ये सिचुएशन खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी समय में वो हिंदू राष्ट्र होने का चांसेस कम है ये सिचुएशन में, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट सबसे बड़ा। चूंकि जिब्रम जी अभी कुछ समय, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले की बात है, एक मंत्री का बयान सामने आया था हिंदू राष्ट्र की, उन्होंने भी मांग की थी, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद मानो लगने लगा था कि अब जल्दी इस तरफ कदम सरकार द्वारा बढ़ाए भी जाएंगे हिंदू राष्ट्र की तरफ। उसका भी कुछ ज्यादा खासा असर नहीं हुआ फिर। नहीं, ये आरपीपी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने मंत्री के जिम्मेवारी निर्वाह करते हुए ये बोले थे। वो शायद वो पर्यटन मंत्री भी है मेरे ख्याल से। वो तो माओइस्ट का है। अभी जो पर्यटन मंत्री हैं सुदन किराती,
यानी कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये इस ढंग से बोलते हैं एक करते हैं दूसरा। तो मेरे ख्याल में नेपाल के जो माओइस्ट हैं ये हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन एजेंडा संघीयता, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये तीन चीज को मेन एजेंडा ये कमिटमेंट है इन लोगों का। तो ये नहीं करेगा मेरे ख्याल में। ठीक है जितेंद्र जी, चूंकि नेपाल की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट विंग है, लेकिन अब तक राइट विंग यहाँ पर नजर नहीं आता। देखिए, नेपाली कांग्रेस जो थी वो राइट विंग तो नहीं कह सकते जहां तक मेरा ख्याल है, और राजलक्ष्मी जोशी जी और भंडारे जी इसको तस्दीक करेंगे कि नेपाली कांग्रेस भी सेंटर में या बिट लेफ्ट टू सेंटर वाली बात थी, जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस के लिए कही जाती थी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि देखिए, अभी कोई ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी उभर के आई नहीं, प्रजातांत्रिक पार्टी वगैरह जो है, लेकिन उनके पास इतना जनबल नहीं है, इतने प्रतिनिधि नहीं है कि वो नेपाली पार्लियामेंट में कुछ कर सके। और अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से तो बिना दोनों जी कार नहीं चल सकती अभी जो स्थिति चल रही। तो और जैसा कि भंडारी जी ने कहा कि जब तक कम्युनिस्ट शासन में भागीदार रहेंगे तब तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, वो सेकुलर ही रहेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता में ही विश्वास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यही लगता है कि ये जो प्रजातांत्रिक पार्टी और वगैरह छोटे छोटे जो पार्टीज हैं मधेसियों की, और वो उनको जो हिंदूवादी हैं उनको अभी अपने बूते पर, अपने बल पर, अपनी संख्या के आधार पर नेपाली पार्लियामेंट में बहुमत स्थापित करने में समय लगेगा। और बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक नेपाली पार्लियामेंट द्वारा जनमत संग्रह भी नहीं कराया जाएगा इस मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी, बहुत निकट भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राजलक्ष्मी जी, चूंकि आपको नहीं लगता राजलक्ष्मी जी जो पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल में, वहां पर बाहर का बहुत ज्यादा उन पर दबाव है, उन्हें या फिर गाइड किया जा रहा है, जिनको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? एक्चुअली गाइड से ज्यादा मिसगाइड ज्यादा किया जा रहा है हमको। मुझे तो ऐसा लगता है कि और दबाव तो जो आपने कहा एकदम बिल्कुल बराबर सटीक बात कही आपने कि ये चाइना से दबाव आ रहा है उनको। क्योंकि ये जो जैसे जितेंद्र जी ने भी कहा कि ये जब तक उनमें एक्चुअली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो मैंने कहा कि कोई भी एक पार्टी को भी ये मतलब वो उनके दम पर पूरी तरीके से जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाते तो वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनके साथ इतने सारे राजनीतिक समझौते हैं कि वो कोई भी अपने दम पर ऐसा बोल नहीं सकते कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि वो जो अन्य जो पार्टियां हैं उनके अलग अलग जो उनकी जो मजबूरियां हैं, आप कह सकते हैं कि वो कोई कम्युनिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट से फंडेड है, कोई मतलब ऐसी वजहों से कि वो कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं ले सकता। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रजा में और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में भी ये एक इंटेंशन है कि कभी ना कभी ये हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन अभी उनमें किसी में वो शक्ति नहीं है कि वो उसको कोई एक मतलब उसको एक रियलिटी बना सके। ये राजलक्ष्मी जी, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाने से पहले क्या नेपाल की जनता को यह नहीं लगता था अगर ये तमगा छिन गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा इस देश का? वो तो आज भी उनको लगता है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र था तो वो धर्मनिरपेक्ष था। हिंदू राष्ट्र तो था लेकिन एक मतलब राष्ट्रीय धर्म नहीं था वहां पर। हिंदू की संख्या तो सबसे अधिक था, लेकिन फिर भी वहां पे किसी मतलब किसी में भेदभाव नहीं था कि उधर तभी भी बुद्धिस्ट तो थे, लेकिन हर सभी
एकदम मतलब वो सही मायने में एक सेक्युलर राष्ट्र था। अब क्या हो गया है कि वो सेक्युलर के नाम पे वहां पे कम्युनिस्ट तत्व और अलग अलग, जैसे आप कह सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, कन्वर्जन का तो इतना बड़ा मतलब एक उन पर एक डेंजर आया है उनके सर पर कि वो सभी इसी वजह से वो प्रजा चाहती है कि ये कन्वर्जन का एक बंद करने के लिए एक ही तरीका है कि हिंदू राष्ट्र बने। और कन्वर्जन का एक सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये तो क्रिश्चियन मिशनरीज ये अर्थक्वेक वगैरह के वक्त पर लोगों की सहायता तो करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो क्रिश्चियन बनेंगे। तो इस चीज का डर उन सभी धर्मों को लगा हुआ है, सभी पार्टियों को लगी हुई है कि हमारे यहाँ की जो एक कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से नष्ट कर रही है ये सारी एजेंसीज। तो इसी वजह से सभी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है। तो तब जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ये चीज सपना ही रहेगा उनका। जी ब्रह्म जी, चूंकि राजलक्ष्मी जी ने भी बताया कि कन्वर्जन के केस बहुत तेजी से आ रहे हैं, और क्या आप कहेंगे कि यहाँ पर जो नागरिकता कानून है वो ऐसा है कि बड़ी आसानी से मुसलमानों को यहाँ पर नागरिकता मिल जाती है, जिसका फायदा बहुत आसानी से ये लोग उठा रहे हैं? जी, ये नेपाल का जो नागरिकता का सवाल है, यहाँ के कुछ प्रशासनिक लोगों को प्रयोग करके बहुत लोग गैर नेपाली वो नागरिकता भी प्राप्त कर रहा है। यानी कि वो, और जो राजलक्ष्मी जी ने कही तो नेपाल में कन्वर्जन भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ रहा है, उसमें दलित और कुछ इथनिक लोग जो साक्षरता के ढंग से, आर्थिक हिसाब से वो जो पीछे हैं, तो उन लोगों का प्रलोभन का शिकार बनाया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ के जो रूलर हैं, यानी कि कम्युनिस्ट हैं, वो इच्छुक नहीं है। यानी कि वो लोग चाहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र न हो। तो उसमें एक हिसाब से मैं यही कहूंगा, नेपाल का जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस भी सहायक बन रहा है। यानी कि वो हिंदू एजेंडा, वो यानी कि नेतृत्वगण हिंदू एजेंडा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको इतना तो बता दूं, कांग्रेस के 45% से ज्यादा जो कैडर्स हैं, यानी कि संगठित कार्यकर्ता हैं, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी वो थोड़ा यानी कि वो मतभेद है, नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी तो ठीक है जितेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर अभी जिब्रम जी ने भी कहा कि जो कम्युनिस्ट है वो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन कुछ ऐसी पार्टी जैसे स्वतंत्र पार्टी और भी ऐसी पार्टीज हैं जो समय समय पर कहती तो रहती हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मांग दोहराती रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कभी कहते हैं लेकिन अपने घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र की मांग को कभी शामिल नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते? जितेंद्र जी, चलिए यहां पर संपर्क टूट गया है। जिब्रम जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजलक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।